हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। तो आज हम करेंगे इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज की पेडागोजी। ठीक है, तो टाइम को विदाउट वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं इंग्लिश पेडागोजी की तरफ। प्राइमरी लैंग्वेज, जैसे कि मैंने आपको सीटेट के ऑल इंफॉर्मेशन में बताया था कि आप प्राइमरी लैंग्वेज और सेकेंडरी लैंग्वेज अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ये पेपर जो है कि इफ़ यू हैव चूज अ प्राइमरी लैंग्वेज एज इंग्लिश, तो किस तरीके का पेपर होगा। ये है 2021 जनवरी का पेपर। ये इंग्लिश का जो प्राइमरी लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस होंगे वो 91 से लेके 120, टोटल 30 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। उसमें पैराग्राफ्स देंगे और उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। डायरेक्शंस: रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो 91 टू 99। इस पैराग्राफ में से आपको 91 क्वेश्चन से लेके 99 के आंसर्स देने हैं बाय सिलेक्टिंग करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे एक से ज्यादा सही आंसर लग सकते हैं, बट आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा वो आपको देखना है। Each drop represent a little bit of creation of life itself. हर बूंद क्रिएशन दिखाती है लाइफ का खुद ही। When the monsoon brings to the northern India the first rains of summer, the parched earth open its pore। यहाँ पे parched का मतलब होता है सूखी, तो सूखी जमीन की बात हो रही है कि जब पहली बार बारिश होती है इंडिया के नॉर्थ के हिस्से में, तो ये सूखी हुई अर्थ ओपन इट्स पोर्स, वो अपने जो पोर्स का मतलब होता है छेद है वो खोल देती है। एंड क्वांचिस, क्वांचिस का मतलब होता है वो अपनी प्यास बुझाती है। ये एक तरीके से बोल रहे हैं कि अपना मुंह खोल के प्यास बुझाती है सूखी जमीन। इट्स थर्ड विथ हिस ऑफ एक्सटेसी। इसकी जो प्यास है वो हिस ऑफ एक्टेसी, मतलब परम आनंद की फुफकार उसको मिल जाती है, उसको इतना सुकून मिलता है क्योंकि इतनी गर्मी की वजह से सूखी हुई जमीन अपनी प्यास बुझाती है। आफ्टर बेकिंग इन द सन फॉर अ फ्यू लास्ट मंथ्स, द लैंड लुक्स क्रैक्ड, डस्टी एंड टायर्ड। गर्मियों की वजह से तपती सूखी जमीन दरार वाली दिखती है, डस्टी धूल वाली दिखती है, और टायर्ड थकी हुई दिखती है। नाउ ऑलमोस्ट ओवरनाइट न्यू ग्रास कम्स अप। और दूसरे दिन जब भी बारिश होती है और बारिश के दूसरे ही दिन अचानक से कहीं से हरा भरा घास उग जाता है, जैसे कि मैजिक हो गया। देर इज अ रिन्यूअल एवरीवेयर, ऐसे लगता है कि पूरी जमीन नई हो गई है। एंड द डैम्प अर्थ का मतलब होता है नम धरती, और ये जो नम धरती है रिलीजेस अ फ्रेगनेंस स्वीटर देन एनी डिवाइस्ड बाय अ मैन। और इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी खुशबू आती है कि इंसान ऐसी खुशबू ढूंढ ही नहीं पाए। जितना भी अच्छी स्मेल इंसानों ने ढूंढी है, उससे कई ज्यादा अच्छी स्मेल जमीन से आती है बारिश होने के बाद। आगे बढ़ते हैं। वाटर ब्रिंग्स जॉय टू अर्थ, पानी की वजह से जमीन में खुशनुमा वातावरण बन जाता है। ग्रास, लीफ बर्ड, बॉसम, इंसेक्ट, बर्ड, एनिमल एंड पाउंडिंग हर्ट ऑफ मैन। यहाँ तक कि पाउंडिंग हर्ट का मतलब होता है तेज धड़कता दिल। ये सब कुछ देख के इंसान का भी दिल तेज धड़कने लगता है। स्मॉल चिल्ड्रन रन आउट ऑफ देयर होम्स टू रोम्प नेकेड इन द रेन। छोटे जो बच्चे हैं वो घर से बाहर निकल जाते हैं, और रोम्प नेकेड का मतलब होता है कोलाहल करते हुए खेलता, नग्न, बिना कपड़ों के चिल्ला चिल्ला के खेलना, एक डुबकी लगाना वगैरह सब कुछ। बफेलोस विच हैव, भैंसे जो हैव स्पेंड द समर लिस्टलेसली अराउंड द लेक्स गॉन ड्राई। सूखी तालाब में जो भैंसों को नहाना पड़ता है, नाउ प्लम्ज इनटू हेवन ऑफ मडी वाटर। अभी वो मडी वाटर का मतलब होता है वो मड वाला पानी, पर ये उनके लिए स्वर्ग के बराबर है। और प्लंज का मतलब होता है डुबकी मारने लगते हैं भैंस सब कुछ। Soon the lakes and the rivers will overflow in the monsoon's generosity। जल्दी ही जो नदियां हैं और तालाब हैं वो ओवरफ्लो होने लगते हैं, पूरे भर जाते हैं। और जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता से, मतलब अभी वो खुद भर गए ना, तो बाकी का जो पानी है उसको वो बचा के नहीं रखते, वो फ्लो होने देते हैं, बहने देते हैं। Trekking in the Himalaya foothills, I recently walked for kilometers without
एनकाउंटरिंग हैबिटेशंस। ये जो पानी होता है वो हिमालय से, हैबिटेशन का मतलब है किसी भी निवास को नुकसान पहुंचाए बिना यहाँ तक चल के खुद आ जाता है। आई वॉज जस्ट स्कोल्डिंग माई सेल्फ फॉर नॉट हैविंग ब्रॉट अलॉन्ग अ वाटर बॉटल। और मैं अपने आप को कोस रहा हूँ कि मैं क्यों पानी की बोतल अपने साथ नहीं लाया। When I came across a patch of green on rock face, जब भी मैं पत्थरों के अंदर इन पानी को, मतलब पानी में से इन पत्थरों को साफ साफ देख पाता हूं, तो आई पार्टेड का मतलब होता है जुदा, अ कर्टन ऑफ टेंडर मेडन हेयर फन। ये टेंडर मेडन हेयर फन है, वो एक तरीके की वो होती है जो पानी के ऊपर बिछ जाती है। ये एक तरीके का प्लांट ही होता है जो पानी के ऊपर ऐसे बिछ जाता है, एक तरीके के कार्टन के जैसा लगता है, पर्दे के जैसा लगता है। डिस्कवर्ड बाय अ टाइनी स्प्रिंग इशूइंग फ्रॉम द रॉक नेक्टर। रॉक नेक्टर का मतलब होता है पत्थर से जैसे अमृत निकलता है ना, ऐसे पानी निकल रहा है फॉर द थर्स्टी ट्रैवलर। और ये पानी उसकी प्यास इस तरीके से बुझा रहा है जैसे कि ये अमृत है पत्थर से निकला हुआ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये एलोब्रेट किया है। आई स्टेड देयर फॉर आवर्स, मैं वहां पे घंटों के लिए रुक गया। वॉचिंग द वाटर डिसेंड, पानी को डिसेंड मतलब धीरे धीरे कम होते हुए, उसकी गति कम होते हुए, ड्रॉप बाय ड्रॉप, और धीरे धीरे वो कम होने लगा। इनटू टाइनी कैसमेंट इन द रॉक्स, और पत्थरों में वो धीरे धीरे गायब होने लगा। ईच ड्रॉप रिफ्लेक्ट्स क्रिएशन, हर बूंद क्रिएशन दिखाता था। दैट सेम स्प्रिंग आई लेटर डिस्कवर्ड ज्वाइंट अदर स्प्रिंग्स टू फॉर्म अ स्विफ्ट। वो छोटे छोटे झरने साथ मिलके एक तीव्र झरना बन गया। टम्बलिंग स्ट्रीम, और टम्बलिंग का मतलब होता है ऊपर नीचे होना, विच वेंट कैस्केडिंग डाउन, और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आगे बढ़ रहा था। टू द हिल टू अदर स्ट्रीम्स अंटिल इन द प्लेन्स, जब तक कि वो मैदान में मिल नहीं गया। इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द रिवर, और धीरे धीरे वो नदियों का हिस्सा बन गया। And that river flowed into another mightier river that kilometers, ठीक है, that kilometers later emptied into the ocean। और वो छोटी नदियां एक बड़ी नदी से मिल गई जो आगे जाके बड़े समंदर में वो उसके साथ खुल गई। बी लाइक वाटर टॉट लाउड्सू फिलोसोफर एंड फाउंडर ऑफ टाओइज्म। तो पानी के जैसा बनो, ऐसा हमें सिखा गया है लाओ त्सु, जो एक फिलोसोफर थे और टाओइज्म के फाउंडर भी थे। सॉफ्ट एंड लिम्पिड, सॉफ्ट का मतलब है मृदु बनिए, और लिम्पिड का मतलब है पारदर्शक, जिसमें आपको देख के आपके अंदर कोई कपट नहीं, कोई छुपी हुई चीज नहीं होनी चाहिए। इट फाइंड्स इट्स वे थ्रू, और वो अपना रास्ता कहीं से भी बना लेती है। ओवर और अंडर एनी ऑब्स्टिकल, चाहे उसके ऊपर या अंडर कोई भी ऑब्स्टिकल हो, इट डज नॉट क्वारल, वो किसी से भी झगड़ा नहीं करती। इट सिंपली मूव्स ऑन, पानी बस आगे बढ़ जाता है। तो इसी 3 पैराग्राफ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है जिसका हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। आई एम नॉट ए इंग्लिश टीचर, बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि पूरा जस्टिफाई करूं इन 30 क्वेश्चंस को। चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट रेन ऑफ समर बाय, जो बच्चे हैं, जो हमने पैराग्राफ में पढ़ा कि बच्चे जो हैं वो बारिश के वक्त कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। गिविंग शाउट्स ऑफ जॉय, वो खुशी से चिल्लाने लगते हैं। फ्लोटिंग पेपर बोट्स इन वाटर, पानी में बोट चलाते हैं। रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन, वो दौड़ने लगते हैं और खेलने लगते हैं पानी में। सिंगिंग सॉन्ग्स, वो गाने गाने लगते हैं। देखो ये चारों ही चीजें बच्चे करते हैं, बट पैराग्राफ में ये चारों चीजें नहीं है। पैराग्राफ में है रनिंग एंड प्लेइंग विद द रेन, जो कि है ऑप्शन नंबर 3, विच इज द राइट ऑप्शन। हाँ, जो मेडन हेयर की मैं बात कर रहा था, जो पानी के ऊपर वो पर्दे की तरह छटी हुई है, वो ये पौधा है। इन द टाइनी स्प्रिंग इशूइंग फ्रॉम द रॉक इज हिडन बाय, जो पतली सी धार निकल रही है पत्थरों से, वो किससे छुपी हुई है? तो मेडन हेयर से छुपी हुई है। थिक मॉस नहीं, मेडन हेयर फन यस, बुशेस एंड क्रीपर्स नहीं, एंड टॉल ग्रास नहीं, मेडन हेयर फन ये सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ रिवर अ टाइनी ड्रॉप हैज टू, अगर छोटी बूंद को नदी का हिस्सा बनना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, उसको बहुत ही ताकत लगेगी, नहीं। डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस, नहीं।
सफ़र अलॉट, बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेगी, नहीं। मर्ज इट्स आइडेंटिटी, अपने आप को भुलाना होगा, ये बहुत अच्छा है। तो मर्ज इट्स आइडेंटिटी विच इज़ अ फोर्थ इज द राइट आंसर। काफ़ी कुछ सिखाया जाता है हमें भी। वाटर ब्रिंग्स जॉय टू अर्थ, ग्रास ऑफ लीफ, ये जो हमारा सेकेंड पैराग्राफ है उसके ऊपर ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग ऑफ वर्ड पाउंडिंग, जिसका मतलब होता था तेज धड़कता दिल, इज यूज्ड इन अ पैरा 2 इन दिस पैसेज। तो पाउंडिंग का मतलब दूसरा क्या हो सकता है, सिमिलर मीनिंग उसका क्या हो सकता है? शेकिंग, हिलाना। बेनुम्बलिंग का मतलब होता है बेबुनियाद, ये तो नहीं हो सकता। पल्पिलेटिंग, पल्पिटेटिंग का मतलब होता है जोश पैदा करने वाला, ये हो सकता है। और चौथा है सिंकिंग, डूब जाना, ये नहीं हो सकता। तो पल्पिटेटिंग, जोश पैदा करने वाला, तेज धड़कता दिल, ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं। तो थर्ड वुड बी राइट आंसर, यस इट इज राइट आंसर। पैराग्राफ थर्ड में से क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट अपोजिट मीनिंग इन द वर्ड डिसेंट। सबसे अपोजिट वर्ड कौन सा है? डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है धीरे धीरे कम होना, तो धीरे धीरे बढ़ना उसका ऑपोजिट होगा। तो फ्लो मतलब बहना नहीं। एसेंड यानी कि बढ़ना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं मैथ्स टीचर हूं तो मुझे पता है एसेंड का मतलब बढ़ना है, तो सेकंड वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। होवर का मतलब होता है मंडराना, इसका कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन के रिलेटेड। जूम करना, ये भी नहीं। तो एसेंट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड इट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस दिया है कि ऑलमोस्ट ओवरनाइट न्यू ग्रास स्प्रिंग अप, तो ये जो ऑलमोस्ट है वो कौन सा पार्ट है स्पीच का? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 8 टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ऑलमोस्ट जो है वो आई थिंक एडवर्ब, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, तो आई थिंक ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट दिखाता है। यहाँ पे अगर हम एडजेक्टिव देखें तो देखो, वी लाइक बिग केक, आई हैव 3 पेंसिल, स्मॉल, बिग, गुड, वेल, डिस्क्राइब्स अ नाउन। तो थर्ड नहीं, एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है साइलेंटली, बैडली, नियरली, माई कैट ईट्स क्विकली। हाँ, तेज कर रहे हो, धीरा कर रहे हो, तो उसके लिए है एडवर्ब। आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, इसमें से किसमें गलती है? ही न्यू, उसको पता था। दैट ही विल, कि वो करेगा। अच्छा, कोई और करेगा या नहीं, उसके साथ विल नहीं आएगा शायद, सो बी वुड बी रॉन्ग। गो बैक, वापस जाओ। ऑन हिज प्रॉमिस, ये भी सही है। सो दैट ही विल, कोई और करेगा या नहीं वो आप नहीं बता सकते, क्योंकि वो उसकी विल के ऊपर जाता है। तो आई थिंक बी वुड बी रॉन्ग, यस, कि कोई और करेगा ही, वो आप नहीं बोल सकते, ये वो हो जाएगा गलत। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? देर इज अ रिन्यूअल एवरीवेयर, हर जगह नई नई चीजें थी। न्यू ग्रासेस स्प्रिंग अप, ये भी सही है। द स्वेल्टरिंग हीट कम्स टू एन एंड, ये नहीं था कहीं पे भी, ये सही नहीं है। द डैम्प अर्थ रिलीजेस स्वीट फ्रेग्रेंस, ये है, थर्ड नहीं था, यस। आगे बढ़ते हैं। द अर्थ डज नॉट लुक डैश बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। अर्थ जो है वो कैसी नहीं दिख रही थी प्री मॉनसून, बारिश से पहले? क्रैक्ड दिख रही थी। ब्राउन, ब्राउन एक्चुअली दिखती है, बट पैराग्राफ में कहीं पे भी ब्राउन कलर का मेंशन नहीं किया था। तो डस्टी का मेंशन हुआ था, टायर्ड का भी हुआ था, ब्राउन का नहीं हुआ था, तो ब्राउन वुड बी राइट आंसर। Read the poem given below and answer the questions that follow from 100 to 105 by selecting the correct or most appropriate answer. I think that I shall never see a poem lovely as a tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast, a tree that looks at God all day.
and lifts her leafy arms to pray. A tree that may in a summer wear a nest of robins ahead, upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with the rain. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. अच्छी पोएम है। तो इसमें कुछ कुछ वर्ड्स जो थे, जैसे कि प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, रॉबिन्स का मतलब होता है पंछी जो खुशनुमा गीत गाता है। इतना छोटा सा होता है, उसकी आवाज़ बहुत खुश अच्छी होती है, वो सुनने में मज़ा आता है, वो ऐसा लग रहा है बहुत खुश है। और बॉसम स्नो का मतलब होता है कि छाती पे बर्फ। ये एक उपमा है कि जब उसके ऊपर बर्फ गिरती है ना, तो उसकी छाती पे बर्फ है ऐसा लगता है। तो इस पोएम से हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। द ट्री प्रेसेस इट्स माउथ अगेंस्ट द स्वीट अर्थ फ्लोइंग ब्रेस्ट टू एक्सप्रेस इट्स ग्रेटिट्यूड टू इट, नहीं ड्रॉ सस्टेंसेंस फ्रॉम इट। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि पेड़ जो है वो उसी से है, तो अपना सस्टेंसेंस कि वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है ये दिखाता है। ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम इट एक्सप्रेसेस इट्स लव फॉर इट, सेकंड वुड बी द राइट। अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज अब्रिज्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट, ये सस्टेन है, वो उसी की वजह से है पेड़। चलो, सेकंड इज द राइट आंसर। द ट्री प्रेज टू गॉड बाय, ट्री जो है वो भगवान को प्रे करता है कैसे? स्विंगिंग इट्स ब्रांचेस, अपनी ब्रांचेस को, शाखाओं को हिला के, नहीं। लिफ्टिंग हर आर्म्स, हाँ, ये उसके हाथ एक्चुअली होते नहीं, पर उसकी जो भी शाखा है वो ऐसे लगता है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। प्रोड्यूसिंग फ्रूट एंड फ्लावर्स, नहीं। प्रोवाइडिंग शेड टू ट्रैवलर्स, नहीं। लिफ्टिंग हर आर्म्स, वो अपने हाथ उठा के, लिफ्ट हर आर्म्स टू प्रे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम? पोएम के कॉन्टेक्स्ट में से कौन सी चीज सही नहीं है? द ट्री वेलकम्स द स्नो ऑन इट्स बॉसम, ये सही है। द ट्री सिंबलाइजेस स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, ये सिंबलाइज तो करता है बट पोएम में ये चीज मेंशन नहीं की गई। द ट्री अलोज बर्ड टू बिल्ड देयर नेस्ट इन इट, हाँ, क्योंकि इसमें वो पंछी जो खुशनुमा था वो अपना माला मतलब नेस्ट बनाता ही है। इट लिव्स क्लोजली विद द रेन, ये भी सही है। तो स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी का मेंशन पोएम में नहीं है, तो इट इज नॉट अ राइट आंसर। देखो, ये तीन चीजें हैं बट ये सेकंड वाला ऑप्शन नहीं है, सो दैट वुड बी राइट ऑप्शन। नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइन 3 एंड 4, लाइन 3 और 4 में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है? सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटोनिमी और एलिटरेशन। तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ लाइन है जिसमें प्रीस्ट और स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट है, तो ये अवतार दिखाता है, अवतारीकरण दिखाता है, उपमा नहीं दिखाता। मेनाटोमी का अलंकार, जिसमें किसी पदार्थ के लिए उनका नाम कहा जाता है, ये हो सकता है, बट एलिट्रेशन अनुप्रास भी नहीं है, ये पर्सोनिफिकेशन ही होना चाहिए सेकंड या थर्ड ऑप्शन में से ही, बट मोस्ट प्रोबेबल अवतार दिखाता है, एक तरीके से अवतरण हुआ है लाइकवाइज, तो पर्सोनिफिकेशन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन अ पोएम्स आर मेड लाइक फूल्स लाइक मी, पोएम्स जो है वो मेरे जैसे फूल्स बनाते हैं, इसमें वो अपने आप को फूल बोल रहा है, तो ये एक मेटाफोर यानी कि रूपक है, एक रूप दिखा रहा है। पर्सोनिफिकेशन अवतार तो नहीं है। सिमिली उपमा है, हो सकता है। हाइपरबोला अतिशयोक्ति नहीं हो सकता, तो आई थिंक उपमा फर्स्ट या थर्ड में से हो सकता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली थर्ड वुड बी द आंसर। तो ये होगा, हाँ, सिमिली, उपमा, उपमा दे रहा है अपने आप को ही। चलो, द वर्ड माउथ इन अ लाइन 3 रेफर्स टू द डैश ऑफ द ट्री, जो तीसरी लाइन में माउथ की बात की है वो क्या दिखाता है एक्चुअली? ये जो थर्ड है वो क्राउन दिखाता है, ताज दिखाता है, ब्रांचेस शाखा है, ट्रंक दिखाता है, उसका जो थर्ड है वो, या रूट्स उसके मूल दिखाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मूल से ही वो पानी पीता है, तो इट शोज रूट्स, तो दैट फोर्थ वुड बी अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। A language teacher firstly asks students to introduce themselves to each other in a class.
एक लैंग्वेज टीचर है जो बच्चों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोल रही है क्लास में। देन शी आस्क देम टू इंट्रोड्यूस देयर फ्रेंड टू ईच अदर, और उसके बाद वो अपने दोस्तों को एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोल रही है। दिस एक्टिविटी विल हेल्प देम टू इंक्रीज, इस एक्टिविटी से बच्चों के अंदर क्या बढ़ेगा? BICS बढ़ेगा। ये चीजें क्या है मैं आपको बताऊंगा। CALP बढ़ेगा। PPP होता है एक्चुअली, यहाँ पे एक P ज्यादा है तो, या ELT बढ़ेगा। अभी ये चीज क्या है मैं बता देता हूँ। BICS का मतलब होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, एक दूसरे के अंदर जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो अच्छा होगा, ये होगा। CALP कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, सार निकालने वाली लैंग्वेज सीखेंगे एकेडमिक, उसकी प्रोफिशिएंसी भी बढ़ेगी। नहीं। PPP प्रेजेंटेशन प्रोडक्शन एंड प्रैक्टिस, ये नहीं होगा। ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये भी नहीं होगा। सबसे ज्यादा चीज होगी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ये बढ़ेगा। तो फर्स्ट वुड बी राइट आंसर। लिटरेचर शुड बी इंक्लूडेड इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, बिकॉज कि लिटरेचर को है वो लैंग्वेज क्लासरूम में होना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। क्यों? इट हेल्प्स लर्नर्स टू बी बडिंग राइटर्स, वो बच्चों को लेखक बनने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मदद करेगा। इट गिव्स एक्सपोजर टू डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर, इसके साथ साथ वो अलग अलग तरीके के ग्रामर फॉर्म्स और स्ट्रक्चर को भी समझ पाएंगे। इट डेवलप मॉरल वैल्यूज अमंग द लर्नर्स, मॉरल वैल्यू भी बढ़ाएगा। इट एक्सपोजेस देम टू डिफरेंट जेनर्स, कल्चर एंड सोशल इशूज, इसके वजह से वो अलग अलग जेनर्स का मतलब शैलियाँ समझेंगे, कल्चर समझेंगे और सोशल इशू को समझेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये होगा एक्सपोजर टू डिफरेंट ग्रामेटिकल। फोर्थ वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, राइट, ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अ टीचर मेक्स हर लर्नर्स रिस्पॉन्ड टू हर एक्शंस एंड स्पीच ओनली बाय बॉडीली मूवमेंट्स, एक टीचर जो है वो अपने बच्चों को बोलती है कि उनको सिर्फ एक्शन या स्पीच ओनली बाय बॉडीली मूवमेंट, सिर्फ शरीर को हिला के ही उनको रिस्पॉन्ड करना है। व्हाट इज दिस नोन एज, इस चीज को कैसे जाना जा सकता है? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेटिव अप्रोच, या प्ले वे मेथड? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स आई थिंक द मोस्ट प्रोबेबल आंसर, यस। In a language, class students are memorizing the dialogues through drill and practice, and the teacher is correcting their pronunciation mistakes immediately. They are practicing the dialogues in a chorus. ये जो डायलॉग है वो कोरस में, कोरस का मतलब होता है एक साथ गा के उसको करेक्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। द टीचर इज फॉलोइंग द, तो टीचर क्या फॉलो कर रहा है? डायरेक्ट मेथड, नेचुरल मेथड, ऑडियो ऑडियो लिंगुअल मेथड, या फिर CLT मेथड? तो आई थिंक ये ऑडियो लिंगुअल मेथड है, क्योंकि आवाज़ के ज़रिए से सारी चीज़ें हो रही है। CLT का मतलब आपको मैं बता दूँ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो यहाँ पे हाँ, ऑडियो लिंगुअल मेथड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। The oral errors of the students can be best corrected if the teacher, जो बच्चे के बोलने में जो एरर होती है उसको सबसे सही तरीके से बच्चों को करेक्ट किया जाता है अगर टीचर क्या करे? करेक्ट्स एन एरर डायरेक्टली आफ्टर द स्टूडेंट हैज मेड द एरर, उसी वक्त उसको करेक्ट कर ले जब स्टूडेंट्स ने उसको किया है। पॉइंट्स आउट द एरर इन अ जनरल एंड लेट्स द स्टूडेंट ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ फर्स्ट, सिर्फ एरर को पॉइंट आउट करे जनरल में और स्टूडेंट को ही कोशिश करने दे कि उसको खुद ही करेक्ट कर ले। इग्नोर्स द एरर एज इट में हैम्पर देयर लर्निंग, उस एरर को इग्नोर किया जाए ताकि, हैम्पर का मतलब होता है टोकरी, कि उसको ना बच्चों को वो इंडिकेट ना हो कि देखो मुझे सबके सामने इसको मिस्टेक को हाईलाइट किया। और आस्क अदर स्टूडेंट्स टू हेल्प हिम एज पीयर ट्यूटोरिंग इज मस्ट इन स्कूल्स, पीयर का मतलब होता है समकक्ष, दूसरे बच्चों को उसको हेल्प करने के लिए बोलना, क्योंकि समकक्ष हर कोई एक सा ही सीखना चाहिए स्कूल में। तो इसमें से करेक्ट्स एन एरर डायरेक्टली आफ्टर द स्टूडेंट हैज मेड द एरर, तो फर्स्ट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट, फर्स्ट और सेकंड। हाँ, पॉइंट्स आउट द एरर इन जनरल एंड लेट्स द स्टूडेंट ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ फर्स्ट, तो उसकी भी डिग्निटी बनी रहेगी। सो सेकंड वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। आगे बढ़ते हैं।
As a pair activity, the teacher gives the learners almost the same pictures and asks them to find the difference between the two students. Ask each other questions to discover how the two pictures are different. This can be a एक पिक्चर देते हैं और डिफरेंसेस ढूंढने के लिए बोलते हैं एक दूसरे को। तो इसको कैसे, ये कौन सी एक्टिविटी है? ग्रामर एक्टिविटी है, स्पीकिंग एक्टिविटी है, क्लोज बेस्ड एक्टिविटी है, या क्रॉसवर्ड एक्टिविटी है? तो ये जब भी बच्चों को खुद ही बोला जाए ना कि डिफरेंसेस ढूंढो, तो ये इन दिए गए ऑप्शन में से स्पीकिंग एक्टिविटी है, क्योंकि वो दोनों इंटरेक्ट करेंगे। तो आई होप कि सेकंड वुड बी द राइट आंसर। यस, एक दूसरे से बात करके ही तो वो ढूंढेंगे, देख मेरे में ये है, तेरे में ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभी ये स्टूडेंट, अगर आप टीचर हो तो आपको इन 4 बीमारियों के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। पहला है डिसलेक्सिया, जिसमें लर्निंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी रीडिंग, जिसको पढ़ने में तकलीफ होती हो, वो वर्ड्स को पढ़ ना पाता हो। डिसलेक्सिया ऑकर्स इन अ चिल्ड्रन विथ नॉर्मल विजन एंड इंटेलिजेंस। एक नॉर्मल विजन और कम इंटेलिजेंस के साथ ये चीज़ हो सकती है। दूसरा है डिस्ग्राफिया। ये डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया इज अ टर्म दैट रेफरेंस टू द ट्रबल विथ राइटिंग। जिसको लिखने में प्रॉब्लम हो तो इसको हम डिस्ग्राफिया बोलेंगे। मैनी एक्सपर्ट व्यू डिस्ग्राफिया एज अ चिल्ड्रन विथ अ सेट ऑफ स्किल्स नोन एज अ ट्रांसक्रिप्शन। जिसको डिस्ग्राफिया हो उसको ट्रांसक्रिप्शन में बहुत प्रॉब्लम होगी, जैसे कि उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होगी, उसको टाइप करने में प्रॉब्लम होगा, स्पेलिंग वो गलत लिखेगा, उल्टी पुल्टी लिखेगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तीसरा है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया है लैंग्वेज डिसऑर्डर मार्क्ड बाय डिफिशिएंसी इन जनरल ऑफ स्पीच एंड समटाइम्स ऑल्सो इन कंप्रीहेंशन ड्यू टू ब्रेन डिसीज और डैमेज। ये चीज़ बोलने में प्रॉब्लम होगा उसको, या फिर किसी चीज़ का कंक्लूजन नहीं निकाल पाएगा, सार नहीं निकाल पाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नहीं निकाल पाएगा ड्यू टू ब्रेन डिसीज, या कोई मानसिक बीमारी की वजह से हो सकता है, या सर पे चोट लगने की वजह से भी हो सकता है। चौथा है डिसकैल्कुलिया। ये डिसकैल्कुलिया जो है वो कैलकुलेशन में डिफिकल्टी होती है। डिसकैल्कुलिया इज अ टर्म ऑफ रेफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ डिफिकल्टीज विथ मैथ्स इंक्लूडिंग वीकनेस इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ नंबर्स एंड डिफिकल्टी अप्लाइंग मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। डिसकैल्कुलिया रेयरली आइडेंटिफाइड अर्ली। इसको छोटी एज में ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। ये बाद में ही पता चलेगा कि ये बीमारी बच्चे में है या नहीं। तो पहले से कोई नहीं बता सकता प्राइमरी स्टेज में कि बच्चे को ये कैलकुलेशन का प्रॉब्लम डिसकैल्कुलिया है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। A student of class 4 is having some problem in writing. She may have, किसी प्रॉब्लम को लिखने में प्रॉब्लम, किसी स्टूडेंट को लिखने में प्रॉब्लम है 4th स्टैंडर्ड के, तो क्या उसको डिसलेक्सिया है? नहीं। डिसलेक्सिया हमने देखा कि वो पढ़ने में होता है। क्या वो डिस्ग्राफिया है? क्या उसको लिखने में प्रॉब्लम है? हाँ, तो सेकंड वुड बी द राइट आंसर। क्या वो डिस्फेजिया है? नहीं। क्या वो डिसकैल्कुलिया है? नहीं। तो सेकंड वुड बी द राइट आंसर। It specifies the rules which govern the arrangement of word into phrases, clauses and sentences. उसको डिस्कोर्स कहेंगे, सेमेंटिक्स कहेंगे, सिंटैक्स कहेंगे, या फिर कोहेशन कहेंगे। गवर्न द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इनटू फ्रेजेस, शब्दों को जोड़ के उसके फ्रेजेस बनाना, क्लाउजेस बनाना, या पूरा सेंटेंस बनाना। तो ये आई थिंक सिंटैक्स है। हाँ, तो ये 4 चीज़ें क्या है, अगर आप चाहो तो मैंने तैयार करके रखी है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हो। मैं ज़्यादा इसके डिप में नहीं जाता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और मैं वैसे इंग्लिश टीचर नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा जस्टिफाई भी नहीं कर पाऊँगा। A teacher of class 6 has labeled the classroom objects such as blackboard, door, window, fan, table, chair, etc. in different languages. एक टीचर ने क्लासरूम की अलग अलग चीज़ों को अलग अलग भाषाओं में लिख दिया। जैसे कि ब्लैक बोर्ड को अलग भाषा में लिखा, इंडिकेट किया, डोर को अलग भाषा में इंडिकेट किया, विंडो को, फैन को, हर चीज़ को अलग अलग भाषा में लेबल कर दिया। कुछ स्टिकर वहाँ पे चिपका दिया अलग भाषा में, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत। हियर द क्लासरूम एज अ होल, अगर ये पूरे क्लासरूम को देखें तो ये पूरा क्लासरूम क्या दिखाता है? इट इज़ लर्निंग थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्या ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड
से सीखने को मिलेगा, नहीं। इट इज़ क्रिएटिंग अ लैंग्वेज कन्फ्यूजन इन द स्टूडेंट, क्या इससे बच्चों के अंदर लैंग्वेज कन्फ्यूजन होगा, नहीं। इट इज़ फोकसिंग ऑन द थ्री लैंग्वेज फार्मूला, नहीं। इट इज़ द रिच रिसोर्स ऑफ प्रमोटिंग मल्टी लैंग्वेजिज्म, ये मल्टी लैंग्वेजिज्म मतलब हमारा जो भारत देश है वो किसी एक भाषा को प्राधान्य नहीं देता है, हमारा भारत देश सभी भाषाओं को एक समान महत्व देता है। तो इसी के हिसाब से ये मल्टी लैंग्वेजिज्म को प्रमोट करता है कि यही भारत है, किसी एक भाषा से भारत नहीं बना है। आगे बढ़ते हैं। यस, राइट आंसर। द असेसमेंट प्रोसेस नॉट ओनली assesses students learning but also assesses teachers teaching process. This statement is, ये जो असेसमेंट प्रोसेस है वो सिर्फ बच्चों को एसेस नहीं करता बट टीचर के टीचिंग प्रोसेस को भी एसेस करता है। ये स्टेटमेंट फुल्ली रॉन्ग है, नहीं। फुल्ली राइट है, हाँ। पार्शियली राइट है, नहीं। बेसलेस है, नहीं। ये एकदम सही सेंटेंस है। चलो, फुल्ली राइट। The language which is learned from environment without any explicit teaching is first language. किसी कोशिश के बिना ही किसी भाषा को सीख जाना, ये किस तरीके की भाषा है? ये फर्स्ट लैंग्वेज है, ये मदर टंग है। हम मदर टंग के लिए ज़्यादा हाथ पैर मारने नहीं पड़ते, तो ये फर्स्ट लैंग्वेज है। थर्ड लैंग्वेज स्कूल लैंग्वेज, इट इज़ अ फर्स्ट लैंग्वेज। यस। अ टीचर इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स पुअर स्पेलिंग। एक टीचर को एक बच्चे के स्पेलिंग का प्रॉब्लम आ रहा है कि वो सही से स्पेलिंग नहीं लिखता। शी लिस्टेड द probable causes for it and then decided to frame some steps to overcome it. This whole process, वो क्या करती है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि उसको स्पेलिंग्स नहीं आते, तो वो लिस्ट करती है उन कारणों का और उसके बाद उसके ऊपर स्टेप्स लेना शुरू करती है। तो ये पूरी प्रोसेस है वो क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है बट ये प्रोसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। इम्प्रूविंग स्पेलिंग्स, एक्शन रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च। ये एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च हो सकता है क्योंकि उसने पूरा प्रॉब्लम देखा, उसको आइडेंटिफाई किया, उसको लिस्ट किया और उसके बाद उसके सॉल्यूशन के ऊपर काम कर रही है। So action research would be then answer. Action research is a form of investigation designed for use by teachers to to solve problems and improve professional practice in their own classroom. It involves the systematic observation and data collection, which can be used by practitioner researchers in a reflection and decision. तो action research would be a right answer. आगे बढ़ते हैं। रीडिंग पिक्चर बुक मीन्स, पिक्चर वाली किताब को पढ़ने का मतलब क्या होता है? एक्सपोजिंग लर्नर्स टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ड्राइंग, के अलग अलग स्टाइल का ड्राइंग उनको सीखने को मिले। टू हेल्प लर्नर्स टू अंडरस्टैंड एंड एनालिसिस द पिक्चर, अंडरस्टैंड कर सके और एनालिसिस उसमें से कुछ समझ सके। टू हेल्प द लर्नर्स टू ड्रॉ नीट एंड कलरफुल पिक्चर्स, दैट चिल्ड्रन लव पिक्चर्स एंड इट वुड बी फन लविंग क्लास। नहीं, ये इसमें से मोस्ट प्रोबेबल सबसे सही आंसर सेकंड है कि वो अंडरस्टैंड करे और पिक्चर को एनालिसिस करे। सही है। बिफोर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक, अ टीचर शुड बी फर्स्ट फोकस ऑन। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले टीचर का फोकस किन चीज़ों पे होना चाहिए? द बैकग्राउंड सेटिंग ऑफ अ स्टोरी एंड इट्स हिस्ट्री, कि उस स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है वो बताना। द वर्क प्रोफाइल ऑफ द पोएट और राइटर, या उसको जिसने लिखा है उसका वर्क प्रोफाइल क्या है वो बताना चाहिए। रिलेटिंग द स्टोरी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्नर, ये जो स्टोरी है उसको रिलेट करना चाहिए सीखने वाले मतलब बच्चों के प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ, उनको रिलेट, ये मोस्ट प्रोबेबल है, सही है। द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन द चैप्टर एंड डिफिकल्ट वर्ड्स, नहीं। थर्ड वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि अगर कोई स्टोरी आप रिलेट नहीं करते हो बच्चों के साथ तो वो स्टोरी के साथ जुड़ेंगे नहीं, तो थर्ड वुड बी अ राइट आंसर। यस। टीचर आस्क लर्नर टू रीड अलाउड इन इंग्लिश क्लास, टीचर जो है वो बच्चे को जोर से पढ़ने के लिए क्लास में बोलते हैं। दिस वे ऑफ रीडिंग विल, इससे क्या होगा? इनेबल लर्नर टू डेवलप रीडिंग स्किल विथ अंडरस्टैंडिंग, इससे बच्चा जो होगा वो पढ़ना भी सीखेगा और समझना भी सीखेगा। इनेबल लर्नर्स टू रीड विथ अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूजिंग अ पंक्चुएशन मार्क्स, ये सबसे सही होगा कि वो
अच्छी तरीके से प्रोनाउन करना और पंक्चुएशन मार्क मतलब कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सप्लेनेटरी, क्वेश्चनरी, ये सभी को उस हिसाब से पढ़ना सीखेगा, ये मोस्ट प्रोबेबल है। इनेबल्स लर्नर टू बी अ फास्ट रीडर, फास्ट पढ़ना तो ज़रूरी नहीं है। हेल्प्स द टीचर टू कंप्लीट द सिलेबस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, ये तो बहुत सारे टीचरों की विश है, बट ये भी गलत ऑप्शन है। सेकेंड वुड बी द मोस्ट करेक्ट, कि वो सही से पढ़ना सीखेगा विद पंक्चुएशन मार्क्स ऑल्सो, सेकेंड वुड बी अ राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारे 30 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज भी होते हैं ख़त्म। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप यहाँ तक पहुँचे हो उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे इसी तरीके के बहुत सारे वीडियोस में लाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।